हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है क्लास ही रोजाना हमारी कंटिन्यू हो रही है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए शुरू करें। जो कल हमने जहाँ पर टॉपिक छोड़ा था उसी से आगे। ठीक है, देखिए कल जो हमारा टॉपिक था कल मैंने जो कराया था, कल नंदवंश कराया था। और नंदवंश में मैंने बताया था कि कितने शासक आए और महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से होते हैं नंदवंश के। ठीक है, इनके विषय में हमने कल चर्चा करी थी नंदवंश को लेकर के। ठीक है, नंदवंश जो पढ़ना है नंदवंश, और इसमें मैंने बताया था कि इनका जो समय टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है इनका 344 से लेकर के 344 बीसी। ठीक है, बीसी से लेकर के 323 बीसी, 323 बीसी ये पूरा इनका टाइम पीरियड था। यानी इतने समय तक पूरा नंदवंश चला, ज़्यादा समय तक नहीं रहा था, लेकिन जब तक रहा था तब तक बहुत महत्वपूर्ण वंश था। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अगर किसी वंश की अगर बात करी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण वंश था, ठीक है, नंदवंश। क्योंकि देखिए इन्हीं के समय में, नंदवंशों के समय में, जब नंदवंश का शासन था भारत में, तो इस वंश के समय एक महत्वपूर्ण शक्ति भारत आती है जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिकंदर महान। ठीक है, सिकंदर महान, तो सिकंदर महान के नाम से हम इसे जानते भी हैं। ठीक है, आपने सुना होगा नाम इसका, सिकंदर महान, बेबीलोन, ठीक है, यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। और ये भारत आता है 326 बीसी में। ठीक है, 326 बीसी में। इसके पिता की मृत्यु होती है 329 बीसी में। पिता की मृत्यु के 3 साल बाद अपने गुरु का नाम होता अरस्तु। अरस्तु से आज्ञा पाकर के ये सिकंदर सीधा विश्व विजय की ओर निकल जाता है। ठीक है, यानी इनके गुरु का नाम होता है अरस्तु। और ऐसा होता है कि ये सोता रहता है और सपना देखता है कि मैंने पूरा विश्व विजय प्राप्त कर ली, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। और बाद में अपने स्वयं उठता है, अपने गुरु के पास जाता है, बताता है कि मेरे को ऐसा सपना आया है। और उसके बाद सीधा निकल पड़ता है अपनी सेना को लेकर के पूरे विश्व को जीतने के लिए। पूरे विश्व को जीत लेता है, लेकिन भारत में आकर के एक व्यास नदी होती है, व्यास नदी अभी मैं दिखा दूंगा उसमें। ठीक है, अभी मगध साम्राज्य का पूरा आप देखेंगे नंदवंश था। ठीक है, तो नंदवंशों के समय में जो नंदवंश थे, तो उसके समय में आप देखेंगे, मैंने भी दिखाया भी था मैप, पिछली वाली क्लास में मैंने मैप बताया था। ठीक है, तो व्यास नदी होती है, व्यास नदी। और व्यास नदी तक कहाँ तक, व्यास नदी तक मगध साम्राज्य था। और उस समय जो शासक था भारत में वो था घनानंद। और घनानंद के टाइम पीरियड में ही सिकंदर भारत आया, भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। उसने व्यास नदी के जो पश्चिम वाला क्षेत्र था उसको जीत लिया, लेकिन व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। उसकी सेना ने मना कर दिया कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ही आकर के एक वाक्य बोलता सिकंदर कि विश्व विजेता सिकंदर जो पूरे विश्व को जीत गया, यहाँ पर अपनी सेना से आज हार गया है। ठीक है, क्यों? उसका कहने का मतलब ये था कि उसकी सेना ने उससे मना कर दिया, क्योंकि उसकी सेना ने घनानंद यानी नंदवंश के विषय में सुन रखा था, जो पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैली हुई थी, उनके विषय में सुन रखा था। इसलिए उसकी सेना ने नदी पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कोई बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन वैसे देखा जाए तो बारूद की जो खोज हुई थी वो 300 बीसी भी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई थी 980 एडी के आसपास इसके बारे में जानकारी हुई थी। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बारूद के बारे में भी। ठीक है, 300 बीसी के आसपास, ठीक है, बारूद की खोज मानी जाती है 300 बीसी। और सबसे पहले जो बारूद की खोज हुई थी वो चीन में हुई थी, याद रखना, चीन में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले एक महान जो क्या कि मैं यूट्यूबर हैं उनकी मैं कुछ एक मोटिवेशन वाली वीडियो देख रहा था। तो उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने बताया था कि सिकंदर अपने जो सेना के जहाज होते थे उनको बम से उड़ा देता था। देखिए, बम बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बारूद की आवश्यकता होती है। जब बारूद की ही खोज सिकंदर के बाद हुई है, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के बाद हुई है, तो सिकंदर कहाँ से बारूद का प्रयोग करता था? ठीक है, देखिए मैं मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए गलत इन्फॉर्मेशन ना दें किसी को भी। ठीक है, बारूद के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, बारूद क्या है क्या नहीं है। तो बारूद किसे, सिकंदर कहाँ से बारूद लेकर आ गया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर सिकंदर आता है 323 बीसी में, सॉरी 326 बीसी में, और ये आक्रमण करता है भारत पर, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता, वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो भी महत्वपूर्ण शासक होते हैं, और एक महानंदिन की भी इसमें, महानंदिन के साथ भी, महानंदिन को भी इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन महानंदिन शिशुनाग वंश का
जो शासक भी माना जाता है, अंतिम शासक शिशुनाग वंश का महानंदिन। लेकिन नंद वंशों से संबंधित होता है, क्योंकि देखिए महापद्म नंद, महानंदिन, घनानंद, तो ऐसा माना जाता है कि ये नंदों से भी संबंधित थे महानंदिन। तो इसमें दो ही महत्वपूर्ण शासक होते हैं, एक होता है घनानंद, घनानंद, ठीक है, एक घनानंद होते हैं और एक महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद, ठीक है। तो महापद्म नंद की बात करें तो इनका टाइम पीरियड चलता है 344 बीसी से लेकर के 334 बीसी, ये मैंने कल भी बताया था। 334 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें बीसी में रखा जाता है, यानी ईसा पूर्व। क्या? ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, इसके अंतर्गत ईसा पूर्व यानी बीसी, और ये आता है 334 से 334 बीसी से ये आता है 323 बीसी, ठीक है, 323 बीसी ये यहाँ पर आते हैं 323 बीसी, ठीक है, 323 बीसी यानी 323 ईसा पूर्व की बात है। सिकंदर की मृत्यु होती है 322 में, सिकंदर की मृत्यु 322 में होती है। कहाँ होती है? बेबीलोन में होती है, याद रखना, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में होती है। और देखिए यहाँ पर सिकंदर जब मृत्यु होती है इसकी, तो सिकंदर अपने सेनानायक से कह देता है कि जब मैं मरूं तो मेरी मरने के बाद जब मेरी समाधि बनाई जाए तो मेरी समाधि से मेरे हाथों को इस प्रकार से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे पूरी दुनिया को कि विश्व विजेता सिकंदर, उनकी समाधि पे लिखवा भी दिया गया था कि विश्व विजेता सिकंदर यानी जो पूरे विश्व को जीत गया है आज खाली हाथ जा रहा है। यानी इतनी सब कुछ होने के बाद, पूरे विश्व को जीतने के बाद, देखिए मरने के बाद उसके हाथ क्या है? खाली के खाली हैं। तो इसलिए उसने अपनी कब्र से हाथों को ऐसे बाहर निकलवा दिया था कि मरने के बाद यहीं पर रह जाता सब कुछ। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी जीत लीजिए, कुछ भी धन दौलत कितना भी कमा लीजिए, लेकिन मरने के बाद कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। उनका यही संदेश था कि मैंने पूरा विश्व जीत लिया लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं गया है, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी 322 बीसी में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए नंदवंश हो गया। नंदवंशों के बाद तो नंदवंश का जो अंतिम शासक होता है इसका नाम होता है घनानंद। कौन होता है? घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। और घनानंद की देखिए, घनानंद के बाद जो वंश आता है उसे कहते हैं हम, देखिए नंद वंशों के बाद जो वंश आता है उसे कहते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड की बात करें, देखिए इसके टाइम पीरियड 322, ठीक है। तो 322 भी आता है, 323 भी आता है, 321 भी आता है, ठीक है। 3 टाइम पीरियड है इसके। तो 322, ठीक है, कितना? 322 बीसी, कितना? 322 बीसी से कितना है जी? 184 बीसी तक इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 185 बीसी तक भी होता है। इसमें बहुत सारे शासक आते हैं, क्रम से बहुत सारे शासक आएंगे। देखिए कौन कौन से शासक आएंगे। पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले शासकों की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से शासक आएंगे, किस किस को हमें देखना है, ठीक है। 3 ही महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी तो देखिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। 3 जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके बाद दूसरे आते हैं बिंदुसार, ठीक है। ये बेटा होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार, ठीक है। और ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखिए जो अगला शासक आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इस वंश का और पूरे विश्व इतिहास में, ठीक है। नंदों के बाद अगर कोई आता है, यानी घनानंद और महापद्म नंद के बाद कोई आता है तो वो होते हैं अशोक महान, ठीक है। अशोक महान, सम्राट अशोक। और इनकी महानता का जो कारण होता है, इनकी युद्ध नीति नहीं, इनकी धम्म नीति का, इनके धम्म नीति के कारण, जो इन्होंने धम्म नीति चलाई थी, इसके कारण ये महान माने जाते हैं, ठीक है। पूछा भी जाता है कि सम्राट अशोक क्यों महान थे, तो उनके जो धम्म की नीति थी, लोगों के प्रति जो उनकी नीति थी, लोगों के प्रति जो उनके द्वारा नीति बनाई गई थी, इसको लेकर के वो महान माने गए हैं, ठीक है। धम्म को त्याग दिया था उन्होंने, एक ही युद्ध किया था, केवल एक ही युद्ध किया था उन्होंने, एक युद्ध, और एक ही युद्ध में उन्होंने इतना नरसंहार किया था, लगभग 3-4 लाख लोगों को उन्होंने मार दिया था, ठीक है। तो इस युद्ध को देख करके, उस युद्ध को देख करके उन्होंने वहीं से युद्ध की नीति को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद कोई युद्ध नहीं करूंगा। 261 ईसा पूर्व का युद्ध था वो, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं, कलिंग की राजधानी तौसली पर वो आक्रमण करते हैं, और वहीं पर ही, ठीक है। और उसके बाद उसी युद्ध में ऐसा ही माना जाता है कि उसी समय एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र से उसी मैदान में आए, ठीक है, उसी क्षेत्र में आए और उन्होंने उनको बुद्ध धर्म की शिक्षा दी। लेकिन ऐसा ही माना जाता है कि इन्होंने जो बाद में एक इन्हीं के भाई थे, ठीक है,
इन्हीं के भाई के बेटे थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी बौद्ध धर्म की। तो बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं शासक कितने आते हैं। अशोक, देखिए अशोक के बाद जो शासक आते हैं, अशोक के बाद जो शासक आते हैं उनका नाम होता है कुणाल, ठीक है, कुणाल होते हैं, कुणाल, ठीक है, कुणाल, ठीक है, कुणाल। अगला शासक कुणाल आते हैं। और कुणाल के बाद देखिए जो अगला शासक आते हैं वो आते हैं संप्रीति, ठीक है, संप्रीति। अगले शासक संप्रीति, ठीक है। देखिए कभी कभी शासक पूछ लेता है कि बताइए कौन आता है। फिर उसके बाद संप्रीति के बाद आते हैं दशरथ। कौन आते हैं? दशरथ, ठीक है। संप्रीति के बाद दशरथ, ठीक है, दशरथ। दशरथ के बाद आते हैं शालीसुक, शालीसुक। और देखिए अंतिम जो शासक होते हैं नाम होता है इनका बृहद्रथ। मैंने कल भी बताया था, बृहद्रथ अंतिम शासक होते हैं। पहले एक बार देखिए हम इनको शासकों को देख रहे हैं कि कौन कौन से शासक, इनके अंतर्गत कितने शासक आए, ठीक है। तो देखिए मौर्य वंश में एक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार और अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद संप्रीति, संप्रीति के बाद दशरथ, दशरथ के बाद शालीसुक और बृहद्रथ। दशरथ महत्वपूर्ण है। दशरथ देखिए दशरथ के द्वारा कुछ गुफाएं बनवाई जाती हैं, बौद्ध धर्म को दान की जाती हैं गुफाएं, ठीक है। कर्ण चौपाल की गुफा, ठीक है, कुछ इस प्रकार की गुफाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड की बाबात करें तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था वो 322 से ज्यादा नहीं रहता, 322 बीसी से, ठीक है, कहां तक रहता है? 298 बीसी, 298 बीसी, ठीक है। बीसी मैंने बता दिया है कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, आप इसको ध्यान रखना। तो 322 बीसी से 298 बीसी होता यह है कि ये अपने पुत्र के, ठीक है, अपने पुत्र के पक्ष में अपना साम्राज्य त्याग देते हैं, यानी बिंदुसार को साम्राज्य सौंप करके ये दक्षिण भारत चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। ये होता है कि इनके समय में मगध में 12 साल का अकाल पड़ता है और अकाल को देखते हुए जो भद्रबाहु होते हैं वो अपने अनुयायियों को लेकर के कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं। जैन धर्म के एक, ठीक है, जैन धर्म के एक वो होते हैं, ठीक है, जैन धर्म के भद्रबाहु, और वो अपने जो अनुयायी होते हैं उनको लेकर के दक्षिण भारत चले जाते हैं और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं। वहीं पर जाकर के एक संलेखना विधि होती है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जब जैन धर्म पढ़ाऊंगा संलेखना विधि क्या होती है, संथारा विधि क्या होती है, ठीक है। तो संलेखना विधि से वो प्राण त्याग देते हैं अपने। संलेखना विधि ऐसी विधि होती है जिसमें कुछ बगैर कुछ खाए पिए, ठीक है, अपने प्राण त्याग देना। तो ये कुछ खाते पीते नहीं है और वहीं पर ही दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में, ठीक है, क्या कर देते हैं? अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में अपने प्राण त्याग देते हैं वो, ठीक है। आगे फिर उसके बाद बिंदुसार आते हैं, ये ज्यादा समय नहीं, 298 बीसी से, 298 बीसी से लेकर के ये जो रहते हैं ये रहते हैं 274 बीसी, ठीक है, 274 बीसी, ठीक है। समय पीरियड होता है इनका 274 बीसी, ठीक है, 274 बीसी। 274 बीसी में अशोक, देखिए अशोक गद्दी पर तो बैठ जाते हैं लेकिन इनका राज्याभिषेक नहीं होता है। राज्याभिषेक कब होता है? राज्याभिषेक होता है इनका 4 साल बाद 269 बीसी में। 269 बीसी में राज्याभिषेक होता है। ऐसा भी माना जाता है इतिहासकारों विद्वानों के द्वारा कि ये अपने 99 भाइयों से युद्ध में व्यस्त रहते हैं, 99 भाइयों की हत्या करके बाद में अपना राज्याभिषेक कराते हैं, लेकिन ये बातें असत्य मानी गई हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो 5वां शिलालेख है, 5वें शिलालेख में इनके जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए वो अभी आगे बात करेंगे। अशोक की बात करें तो देखिए देखा जाए तो 274 आता है इनका, 274 बीसी से इनका राज्याभिषेक होता है, 274 बीसी, ठीक है। कहाँ तक रहता है? 232 बीसी, 232 बीसी, 232 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए इन्हीं के समय में जब भारत में सम्राट अशोक रहते हैं तो उसी समय में चीन की महान दीवार का निर्माण भी होता है। एक रीजन ये भी माना गया कि जब अशोक ने नरसंहार किया था तो उसको देखते हुए लोग घबरा गए थे, यानी आसपास के पड़ोसी जो राजा थे वो घबरा गए थे, ऐसा ना हो कि अगले बारी हमारी आ जाए। तो ऐसा भी था कि उस समय चीन का शासक भी था शी हुआंगटी, उसी समय था, ठीक है, क्योंकि 247 बीसी में देखिए बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है वैशाली में, ठीक है। वो अशोक के शासन काल में, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। तो इन्होंने धम्म की नीति, युद्ध की नीति त्याग करके धम्म की नीति का पालन किया था। और इन्होंने बताया था कि इन्होंने ये कह दिया था कि अपने जो 13वां शिलालेख था जिसमें कलिंग युद्ध का हमें वर्णन मिलता है, उसी कलिंग युद्ध में, ठीक है, जो शिलालेख था 13वां, उसी में इन्होंने लिखवा भी दिया था बाद में कि उसमें, उसके बाद 14वें में भी लिखवाया था। 14वें जो शिलालेख है उसको 2 भागों में बांटा था। तो इसमें इन्होंने बताया था कि मैंने बेशक तलवार त्याग दी है, लेकिन अगर मेरे साम्राज्य की तरफ कोई आंख उठाएगा तो तलवार उठाने, जितनी देर मुझे तलवार रखने में लगी उतनी उससे ज़्यादा कम समय लगेगा मुझे तलवार उठाने में। तो इस चीज़ को देखते हुए आसपास के जो राजा थे, सीमावर्ती क्षेत्र के जो राजा थे, ठीक है, वो घबरा गए थे। तो और 14वें शिलालेख में उनको चेतावनी भी दी गई थी, ठीक है, चेतावनी दी गई थी
ठीक है। तो क्योंकि मेरे राज्य में मेरी प्रजा ही सब कुछ है, इन्होंने देखिए बहुत सारे 14 शिलालेख लिखवाए थे, सब में अलग अलग बातें लिखवाई थी, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। उसके उसी समय पे चीन की महान दीवार का निर्माण भी हुआ था, और कारण ये भी माना जाता है कि वो अशोक के डर की वजह से भी हुआ था, कि अशोक के डर की वजह से उन्होंने चीन की महान दीवार का निर्माण भी कराया था, कि ऐसा ना हो कि कभी भी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, कभी भी ऐसा ना हो कि अब तो इन्होंने युद्ध की नीति त्याग दी, हो सकता है साम्राज्य विस्तार को लेकर के आगे बढ़ चलें, ठीक है। लेकिन वो चीन की महान दीवार इस क्षेत्र में न होकर के वो इस क्षेत्र में थी, जैसे मान लीजिए चाइना है, तो भारत और चाइना वाले इस क्षेत्र में ना होकर के वो इस क्षेत्र में थी चीन की महान दीवार, जहां पर आपके आज जो कोरिया वाला क्षेत्र है, कोरिया वाले क्षेत्र की तरफ इधर है चीन की महान दीवार। तो रीजन बहुत सारे हैं, चलिए आगे बात करेंगे कभी, ठीक है, बताऊंगा वहां पे। 245 बीसी में इसका निर्माण होना शुरू हुआ था चीन की महान दीवार का, शी हुआंगटी शासक था वहां का जब, और 210 में ये बनकर के तैयार हुई थी, ठीक है। चलिए अभी पूरी नहीं है, आधी रह गई थी। उसके बाद कुणाल आता है, संप्रीति आता है, ठीक है, कुणाल, फिर संप्रीति आता है, फिर दशरथ आता है। दशरथ इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दशरथ के द्वारा कुछ गुफाएं बनवाई गई थी जो बौद्ध धर्म को दान की गई थी। उसके बाद शालिशुक आता है, जो अंतिम शासक होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। और मैंने बताया था कल भी कि इसका जो प्रथम जो संस्थापक होता है मौर्य उसका मगध साम्राज्य का, वो भी बृहद्रथ ही होता है। लेकिन वो बृहद्रथ महाभारत काल से संबंधित होता है, और ये बृहद्रथ कौन होता है? ये बृहद्रथ मौर्य वंश से संबंधित होता है, अंतिम शासक। इसकी हत्या इसी के सेनापति, नाम था उसका पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, याद रखना, इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कारण बहुत सारे थे। कारण ये था कि ये क्या था कि देखिए इन्होंने जो है इन्होंने जो जिस ये धर्म से जुड़े हुए थे, जो मौर्य वंश जिस धर्म से जुड़ा हुआ था वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। ये सभी बौद्ध धर्म को ज़्यादा वरीयता दे रहे थे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए ये लोग क्या हो गए थे, इनसे नाराज हो गए थे। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो कट्टर ब्राह्मणवादी था, सेनापति था, ब्राह्मणवादी था, ठीक है। इस कारण इनसे ये चाह रहा था कि यहाँ पर बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से हटा करके, ठीक है, एक नए धर्म की स्थापना करी जाए। तो उन्होंने बाद में करी भी, जिसे हम ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना यहीं से होती है, ठीक है। तो ये था एक पूरा मौर्य वंश, ठीक है। अब चलते हैं हम शुरू से अपने उस पर ही। अब इसके बारे में एक एक चीज़ें हम देखेंगे। पहला चलते हैं हम हर्यक वंश, ठीक है। ये रे भाई साहब देख लीजिए, ये वाले जो सर हैं ये हमारे सर हैं, ठीक है। नाम है इनका बिंबिसार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार इनको, बिंबिसार जी को, ठीक है। देखिए पहले तो इनका नाम देख लीजिए आप, कौन है ये? बिंबिसार हैं। कौन है ये हैं जी बिंबिसार, ठीक है। तस्वीर देख लीजिए इनकी बिंबिसार जी की, ठीक है, बिंबिसार है ये, ठीक है। ये रहे जी बिंबिसार, दिख रहा है ना? ये पूरा मगध साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य है। और मैंने बताया था कि पूरा देखिए यहाँ से ये पूरा जो है, देखिए ये रहा मगध साम्राज्य यहाँ तक, ठीक है। ये वो अभी स्टार्टिंग है मगध साम्राज्य की, यहाँ तक ये स्टार्टिंग है पूरी मगध साम्राज्य की। ये यहाँ तक क्यों है? देखिए मैंने बताया था 16 महाजनपद इसी क्षेत्र में थे, 16 के 16 महाजनपद इसी क्षेत्र में थे। और इन 16 महाजनपदों में जो लास्ट में जो बचता है वो बचता है मगध, ठीक है, मगध। और मगध बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कल भी मैंने बताया था जो मगध यहाँ पे था, देखिए ये पहुंच गया मगध, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नदी बहती है, इसको कहते हैं हम चंपा नदी। ये चंपा नदी है, ये सोन नदी है, और इधर देखिए इधर से जा रही है निकल के गंगा नदी। ये क्या है? गंगा नदी, जो बंगाल की बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यह है गंगा नदी। और यहाँ पे देखेंगे आप, देखेंगे यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कभी कभी पूछ ले, ठीक है। ज़्यादातर तो ये उसमें आते हैं प्री वगैरह, बेंस यूपीएस सॉरी उसमें आते हैं ज़्यादातर, ये पीसीएस प्री वगैरह में आते हैं। और वहाँ का भी मेंस में लिखने के लिए पूछ लेता है कि जो मगध साम्राज्य था वो किस चारों तरफ किससे घिरा हुआ था। तो ये पूछ लेता है कि उसमें ऑप्शन भी दे दिया कि चंपा, सोन नदी, ठीक है, उत्तर में गंगा नदी, ठीक है, और पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में चंपा नदी, और क्या कहते हैं आपके सॉरी पूरब में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, या इनमें से ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा पूछ लेता है, कुछ भी दे देता है, कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या पूछ ले, ठीक है। चलिए तो याद रखना ये चंपा नदी है इधर, ठीक है। ये इससे देखिए गंगा की सहायक नदियाँ हैं ये सब, ठीक है। चलिए तो ये मगध था। अब देखिए ये जो बिंबिसार हैं, ये बिंबिसार, इनको देख लीजिए, इनके टाइम पीरियड को देखते हैं। पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं, हर्यक वंश बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार बिंबिसार टाइम पीरियड क्या है इनका? टाइम पीरियड है इनका, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है
ये हैं आपके 544 से 544 BC से, ठीक है, 492 BC। मैं इनके चेहरे पे लिख देता हूँ, ठीक है, 492 BC, ठीक है। इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इनके पॉइंट पॉइंट लिखते हैं कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। राजधानी थी इनकी गिरिव्रज। राजधानी क्या थी इनके समय में? मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। इनके समय में राजधानी गिरिव्रज। और देखिए इन्होंने एक नगर का निर्माण किया था जिसे कहते हैं राजगृह, ठीक है। वर्तमान में आप बिहार में देखोगे तो इन्होंने राजगृह नामक एक नगर बसाया था, ठीक है, राजगृह। और इसकी राजधानी फिर बाद में बनाई थी राजगृह, ठीक है। राजगृह पहाड़ियों पर ये तो राजगृह नामक एक नगर का निर्माण किया था, और जिस कारण इन्होंने राजधानी रखा था राजगृह को, ठीक है। तो राजधानी इसकी क्या थी? राजगृह। इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया, इसको भी याद रखना। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है। वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया, याद रखना। पूछता है ये, ठीक है। ज्यादातर मैंने बताया ना, ज्यादातर प्री और मेंस में ज्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। देखिए तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया, और इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध 3 देशों के साथ बनाए। देखिए उस समय देश ही माने जाते थे, और देखिए अब तो ये देश है, लेकिन 3 देशों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध किए। अब कौन कौन से 3 देश थे वो? तो वैवाहिक संबंध जो बनाए थे, देखिए एक तो बनाए थे इन्होंने काशी, देखिए एक बनाए थे कौशल राज्य के जो राजा थे, कौशल राज थे। तो कौशल राज, ठीक है, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है। तो पहला था कौशल नरेश, ठीक है, याद रखना। तो कौशल देश, ठीक, कौशल ये देश ही थे उस समय, ठीक है, कौशल। तो कौशल की राजकुमारी थी महाकौशला, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो संबंध बनाए थे, इन्होंने दूसरा संबंध बनाए थे लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी, लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी, लिच्छवी राज्य, ठीक है। और जो तीसरा जो बनाया था इन्होंने, तीसरा वैवाहिक संबंध बनाया था, वो बनाया था मद्र देश। अब ये मद्र देश कौन सा है बताता हूँ, देखिए मद्र देश। तो इन्होंने तीसरा जो वैवाहिक संबंध बनाए थे वो मद्र देश की राजकुमारी से बनाए थे, ठीक है। कौशल की जो राजकुमारी थी उसका नाम था महाकौशला, याद रखना, ठीक है। कौशल राजकुमारी जो थी, कौशल राज्य की राजकुमारी, इसका नाम था महाकौशला, ठीक है, महाकौशला, ठीक है, महाकौशला। और ये महाकौशला कौन थी? ये महाकौशला थी जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी ये, ठीक है। कौशल नरेश कौशल के राजा थे, प्रसेनजीत उन्हीं की बहन थी। तो उन्हीं की बहन के साथ इन्होंने क्या करा था? विवाह किया था, और बाद में इनका साम्राज्य जो विस्तार हो गया था, मगध का जो साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था वो कौशल तक हो गया था। कौशल मैंने बताया था कहाँ पड़ता है? 16 महाजनपदों में से कौशल। उसके बाद लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है, लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी, नाम था इनका, ठीक है, महाकौशला। और लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी चेलना या छलना, ठीक है। तो लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी तो थी, इसका नाम था चेलना या छलना, ठीक है, चेलना या फिर छलना, ठीक है, छलना, ठीक है। इनका 2 नाम मिलते हैं। तो लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी चेलना या छलना के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, और वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही इन्होंने क्या काम किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। तो इसलिए मगध बाद में जाकर के यही रणनीति आगे जाकर के, देखिए आप देखोगे आधुनिक काल में, ठीक है, मध्य काल में जो आता है, जहां पर हम आधुनिक काल मानते हैं उसमें, तो आधुनिक काल जिसमें जो आपका आता है 1542 के बाद, 1556 के बाद जो एक शासन चलता है भारत में, एडी की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय सम्राट अशोक का शासनकाल चलता है, और वो भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो साम्राज्य का विस्तार अभी वैवाहिक संबंधों के द्वारा अभी से नहीं, प्राचीन काल से चल रहा है। सबसे पहले वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार के द्वारा किया गया। और देखिए मद्र देश की राजकुमारी थी, नाम था इनका क्षेमा,
ठीक है, क्षेमा। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ इन्होंने विवाह किया था और वर्तमान में इस मध्य प्रदेश को हम पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब का जो क्षेत्र आज जो वर्तमान में पंजाब राज्य जो पड़ता है, यही आपका मध्य प्रदेश कहलाता था प्राचीन काल में। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी किसके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध किया था? ठीक है, क्षेमा के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध किया था। इन्होंने देखिए अंग देश को जीत करके, यानी हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने, ठीक है मैं इधर लिख देता हूं, इन्होंने अंग देश को ठीक है महाजनपद को जीत करके इन्होंने अंग को मगध में मिला लिया। ठीक है, इतना ध्यान रखना, अंग को मगध में मिलाया। ठीक है, मगध में मिला लिया। और अंग का जो शासक था, ठीक है, वो नाम था उनका, ठीक है, नाम था उनका ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को इन्होंने पराजित किया और पराजित करके इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने अवंती नरेश, ठीक है, अवंती नरेश, ठीक है, अवंती नरेश, अवंती का शासक कौन था? अवंती का शासक था चंड प्रघोत। तो अवंती का शासक था चंड प्रघोत, और चंड प्रघोत के साथ इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में बिंबिसार की जीत हुई थी। बाद में दोनों के मध्य मित्रता हो जाती है और ये जो अवंती को पहले जीत लेते हैं तो बाद में अवंती को मिला भी लिया जाता है, बाद में मित्रता होती है। बाद में देखिए क्या होता है कि चंड प्रघोत एक पीलिया नामक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और इनके जो राजवैद्य होते हैं बिंबिसार के, वो उसका नाम होता है जीवक। तो जीवक इनका राजवैद्य था। इसके इलाज के लिए फिर भेजते हैं, चंड प्रघोत के इलाज के लिए जीवक को वहां भेजा जाता है। तो जीवक बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर कोई डॉक्टर था तो वो जीवक था। ठीक है, तो प्रमुख चिकित्सक थे उस समय डॉक्टर। ठीक है, कौन सा नाम था इनका? जीवक। तो जीवक याद रखना, जीवक से क्वेश्चन आता है। तो जीवक कौन थे? राजवैद्य थे किसके? बिंबिसार के। ठीक है, बिंबिसार जैन तथा बौद्ध दोनों ही धर्मों का अनुयायी था। याद रखना, इनका धर्म पूछ लिया जाए तो जैन व बौद्ध। ठीक है, पहले ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म में जुड़ जाते हैं, बौद्ध धर्म को ये क्या कहते हैं? संरक्षण भी देते हैं। ठीक है, चलिए, और मैंने बताया था इन्होंने एक नए नगर का निर्माण किया था, राजगिरा नामक नए नगर का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो आएगा अजातशत्रु को पढ़ेंगे, उसके बाद उदयन को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।